नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस देखी, हम राजस्थान जियोग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम अपनी पिछली क्लासों में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ चुके थे। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से राजस्थान का हमने वो देखा। उसके बाद हमने देखा राजस्थान की स्थलीय सीमा किस प्रकार से व्यवस्थित है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से है, राजस्थान के साथ कौन सा देश है जो सीमा साझा करता है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा राजस्थान का भौतिक जो नामकरण था वो किस प्रकार से हुआ। उसके बाद में हमने देखा राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ। हमने देखा राजस्थान के पुनः राज्य पुनर्गठन के बाद नए जिले कौन कौन से बने, कौन कौन से नए संभाग बने, उनके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद में हमने चर्चा की राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के छोटे छोटे प्रदेशों के जो पुराने नाम थे, ऐतिहासिक नाम थे, भौगोलिक नाम थे, उन नामों के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा शुरू की थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। हमने पिछली क्लास में देखा, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के इस वर्गीकरण के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम कुछ वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण देखा था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक विभाजन या भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, राजस्थान का भौतिक या भौगोलिक वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि राजस्थान के लिए सामान्य वर्गीकरण किस प्रकार से है, जिसको हमने मैप में भी देखा। ये अपना छोटा सा प्यारा सा राजस्थान है, हमने देखा इसको किस प्रकार से हम बांट सकते हैं, किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमने देखा राजस्थान का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, हमने इसको बांटा था, इसको नाम लिया था पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। कल हमने बात की थी इस मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। हमने बात की थी कि इस पश्चिमी शुष्क प्रदेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो आपको पता है इसका निर्माण हम किस प्रकार से हुआ था, तेथिस सागर के अवशेष के रूप में ये है, तेथिस सागर के अवशेष के रूप में है कौन, पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, जो उसका निर्माण किससे हुआ, तेथिस सागर के। अब यदि कोई पूछे इसके प्रमाण क्या है, यदि इसके कोई प्रमाण पूछे तो यहाँ के इन जगहों से, जैसे यहाँ पे एक गांव है आकलवुड गांव, उस आकलवुड गांव से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, और जो कुलदरा गांव है वहां से व्हेल मछली के साक्ष्य मिले हैं। जैसलमेर में एक गांव है कुलदरा गांव, उस कुलदरा गांव से व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। व्हेल मछली रेत में तो गोता लगाती नहीं है, व्हेल मछली किसी समुद्र में गोता लगाती होगी, किसी बड़े महासागर में गोता लगाती होगी। इससे हम यह कह सकते हैं कि इस जगह का भी एक बड़ा महासागर था, जिस जगह आज मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां क्या था, पहले बड़ा महासागरीय क्षेत्र था, जलीय क्षेत्र था। और वेगनर महोदय के अनुसार वो जो जलीय क्षेत्र था वो कौन सा था, तेथिस सागर था। और पूछे तो तेथिस सागर के और क्या अवशेष है, तो राजस्थान के इस क्षेत्र में पाए जाने वाली खारे पानी की झीलें, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, जिनमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा है, वो ये प्रमाण देती है कि इस जगह कभी एक महासागर हुआ करता था, क्योंकि महासागरों का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी प्रमाणिकता प्रस्तुत करती है कि इस जगह पहले क्या था, एक महासागर था, एक समुद्र था, जो कालांतर में शुष्क होने की वजह से आसपास की जो भूमि है उसके ऊपर उठने से ये जो समुद्र था ये पीछे चला गया, ये समुद्र पीछे चला गया, और आज इस जगह क्या बन चुका है, एक रेत का विशाल
मैदान बन चुका है, रेत के टीले बन चुके हैं, बालू का स्तूप बन चुके हैं, एक मरुस्थल क्षेत्र बन चुका है, जिस मरुस्थल का हम नाम लेते हैं थार का मरुस्थल। ये जो थार का मरुस्थल है ये दो देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान और भारत में। इसका ज्यादा हिस्सा कहाँ पे है? तो भारत में है, पाकिस्तान में इसका थोड़ा है। पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल को चेलिस्तान कहते हैं। उसके बाद देखो, जो पश्चिमी मरुस्थल की बात की, अपने पश्चिमी शुष्क प्रदेश की बात की, जो टेथी सागर का अवशेष था, इसका जो निर्माण हुआ वो नियोजोइक महाकल्प में हुआ। नियोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ। नियोजोइक कल्प के प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन कल्प में इस महान मरुस्थल का, इस मरुस्थल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक जगह और है, उसका नाम हम कह सकते हैं अरावली पर्वत। ये क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये इस अरावली का जो निर्माण माना जाता है वो गोंडवाना लैंड से माना जाता है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के जब आपस में टकराने से, आपस के उन दोनों की अभिसारी गति से एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ। वो वलित पर्वत कौन है? अरावली पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली के बाद यदि कोई पर्वतमाला बनी है, अरावली के बाद यदि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाए तो वो अपलेशियन पर्वत को माना जाता है। अपलेशियन पर्वत जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर है, पूर्वी किनारे पर है, अटलांटिक महासागर के तट पे है, वो है अपलेशियन पर्वतमाला जो अरावली के बाद बनी। तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली टेथी सागर के अवशेष के रूप में भी है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी है। इसीलिए अरावली प्रदेश में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। यदि राजस्थान में यदि खनिजों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं अरावली प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अरावली को खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं। इस अरावली का जो निर्माण माना जाता है वो निर्माण माना जाता है प्री पेलियोजोइक महाकल्प के कल्प, प्री पेलियोजोइक महाकल्प में एक कल्प आया था प्री कैम्ब्रियन। तो इस प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंदर इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की अभिसारी गति से, दोनों के टकराने से इसका निर्माण होता है। एक वलित पर्वत के रूप में निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये अवशिष्ट के रूप में है, अपशिष्ट पर्वत के रूप में इसको माना जाता है। ये जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में जलवायु का विभाजन करती है, वर्षा का विभाजन करती है, नदियों का भी विभाजन करती है, जल का विभाजन करती है। तो ये एक विभाजन रेखा भी मानी जाती है। अरावली को राजस्थान में विभाजन रेखा कहा जाता है। अरावली राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटती है। इसके पूर्व में मैदानी प्रदेश है, तो इसके पश्चिम में एक मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके पूर्व में वर्षा ज्यादा होती है, इसके पश्चिम में वर्षा कम होती है। अरावली के पूर्व में बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है, पश्चिम में से बहने वाली नदियां अरब सागर या कच्छ के रण में जाती हैं। उसके बाद एक प्रदेश आता है जिसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो भारत के सापेक्ष गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान जिसका ये रूप है, जिसका ये विस्तार है राजस्थान के अंदर, जो जिसे राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के द्वारा इस प्रदेश को सिंचित किया जाता है, इसलिए एक उपजाऊ प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक खेती इसी क्षेत्र में की जाती है। ये जो क्षेत्र है ये खनिजों की दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे कृषि ज्यादा होती है। इस जगह में उपजाऊपन ज्यादा है, मिट्टी का उपजाऊपन ज्यादा है। तो यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये। इसका जो निर्माण हुआ वो
नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन कल्प में ही हुआ। इसका निर्माण कब हुआ? तो नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ। उसके बाद हमने एक ये क्षेत्र देखा जिसका नाम था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। जो किसका हिस्सा माना जाता है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ। ज्वालामुखी से जिसका निर्माण हुआ। भारत के सापेक्ष दक्कन के पठार का ही विस्तार है। भारत के दक्कन के पठार का विस्तार जो राजस्थान में पाया जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहलाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। काली मिट्टी का क्षेत्र है, ज्वालामुखी से निर्मित होता है। खनिज यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, लोहांस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। धात्विक खनिज यहाँ पे ज्यादा पाया जाएगा क्योंकि ये किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से निर्मित है, लावा निर्मित है ये। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश के सामान्य वर्गीकरण के बारे में बात की। अब हम आगे बात करेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में। किन किन लोगों ने किस किस प्रकार से राजस्थान का भौतिक विभाजन किया है, भौगोलिक वर्गीकरण किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले विनोद चंद्र मिश्र के बारे में। तो शुरू करते हैं आगे की चर्चा को। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण में हम पहला देखेंगे विनोद चंद्र मिश्रा, जिसे हम वीसी मिश्रा भी कहते हैं। तो वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हम बात करेंगे विनोद चंद्र मिश्र, विनोद चंद्र मिश्रा, वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा द्वारा दिए गए इस राजस्थान के वर्गीकरण को हम देखेंगे। वीसी मिश्रा महोदय ने राजस्थान के भौतिक उच्चावच की वो देखते हुए राजस्थान को कुल 7 भागों में बांटा। कितने प्रदेशों में बांटा? 7 भागों में बांटा, 7 प्रदेशों में बांटा। 7 प्रकार से राजस्थान का वर्गीकरण करते हैं ये। तो किस प्रकार से करते हैं हम इसको एक बार मैप में देखेंगे। तो हम देखते हैं इसको मैप में। ये अपना छोटा सा प्यारा सा राजस्थान है। ये हमारा छोटा प्यारा राजस्थान है। इसको हम देखते हैं वीसी मिश्रा द्वारा बांटे गए राजस्थान के इस भौगोलिक विभाग को। तो इसमें इन्होंने पहले बांटा कि राजस्थान को इन्होंने 7 भागों में बांटा था। 7 प्रकार से राजस्थान को बांटा, जिसमें पहला है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये जो क्षेत्र है इसको नाम दिया पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये इस प्रकार से है, इसका नाम दिया इन्होंने पश्चिमी शुष्क प्रदेश। उसके बाद में एक ऊपर इस प्रकार से इन्होंने इसको बांटा। उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का कुछ हिस्सा जिसमें आता है, इसको इन्होंने नाम दिया नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश, क्योंकि ये जो जगह है भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर से ये जो सिंचित क्षेत्र है जहाँ पे गंग नहर और भाखड़ा नांगल नहरों का भी जल आता है, इस प्रकार की नहरों का जो ये क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र जो है राजस्थान में, ये है नहरी प्रदेश कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान जिसमें जैसलमेर का हिस्सा आता है, बीकानेर का हिस्सा आता है, बाड़मेर का हिस्सा आता है, थोड़ा बहुत जोधपुर का भी हिस्सा आता है, वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। इसको इन्होंने पश्चिमी शुष्क प्रदेश कहा। विनोद चंद्र मिश्र ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? पश्चिमी शुष्क प्रदेश दिया। उसके बाद इन्होंने इस जगह को बांटा इस प्रकार से। इसका इन्होंने नाम दिया अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश दिया। यहाँ पे जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ का जो जलवायु है वो शुष्क नहीं, इतनी ज्यादा शुष्क नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने एक भाग बांटा ये अरावली पर्वतीय प्रदेश का। इसका नाम दिया अरावली पर्वतीय प्रदेश।
अरावली पर्वत के इस हिस्से को इन्होंने क्या नाम दिया? अरावली पर्वतीय प्रदेश दिया, अरावली पर्वतीय प्रदेश नाम दिया। उसके बाद इन्होंने एक हिस्सा बांटा जिसका नाम दिया इन्होंने, इस प्रकार से इन्होंने एक हिस्सा बांटा, इसका नाम दिया पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक, जहां कृषि का उद्योग सर्वाधिक चलता है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पे सर्वाधिक कृषि की जाती है। उपजाऊ वाला हिस्सा है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का ये जो उपजाऊ हिस्सा है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश नाम दिया। उसके बाद में इन्होंने इस दक्षिण और पूर्व के इस हिस्से को, दक्षिण पूर्व के पठार को इन्होंने नाम दिया दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, क्योंकि ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, कपास की बहुलता वाला क्षेत्र है। यहाँ पे गन्ना की भी खेती की जाती है, यहाँ पे तंबाकू की भी खेती की जाती है, यहाँ सोयाबीन की खेती की जाती है, यहाँ पे अफीम की भी खेती की जाती है, यहाँ पे कपास की भी खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी का कृषि प्रदेश नाम दिया। ये 6 नंबर है, ये 5 नंबर। सातवां बता चंबल बीहड़ प्रदेश। ये जो चंबल नदी के आसपास का ये जो क्षेत्र है, जिसको हम बीहड़ के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बीहड़ क्या होता है, क्यों होते हैं। तो ये जो बीहड़ प्रदेश है, जिसको नाम दिया चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। इस प्रकार से वीसी मिश्रा महोदय ने राजस्थान को कुल कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा। पूछा जाए किस आधार पर बांटा, तो भौगोलिक उचावच के आधार पर बांटा, भौगोलिक संरचना के आधार पर बांटा। राजस्थान को कुल 7 भागों में बांटा। पहला भाग जिसका नाम दिया पश्चिमी शुष्क प्रदेश, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर का कुछ हिस्सा आता है। दूसरा नाम दिया इन्होंने हरी प्रदेश, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और वर्तमान में एक नया जिला अनूपगढ़ और बीकानेर का कुछ हिस्सा आता है। उसके बाद में इन्होंने एक नाम दिया अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली का कुछ हिस्सा आता है, जिसमें अजमेर का भी, जिसमें नागौर, पाली और जालौर का हिस्सा आता है। इस प्रकार की ये जो क्षेत्र है, इसको इन्होंने नाम क्या दिया? अर्ध शुष्क प्रदेश नाम दिया। उसके बाद में एक इन्होंने प्रदेश बांटा जिसका नाम इन्होंने दिया अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसमें जयपुर, अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद वाला क्षेत्र आता है, जहाँ पे ये पर्वत अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो इस प्रदेश को इन्होंने क्या नाम दिया? अरावली पर्वत प्रदेश नाम दिया। उसके बाद इन्होंने राजस्थान के पूर्वी भाग को एक नाम दिया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, जो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर, अजमेर का कुछ हिस्सा आता है, जिसमें सवाई माधोपुर, टोंक का भी हिस्सा आता है। तो ये जो क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश नाम दिया। उसके बाद एक इन्होंने प्रदेश बांटा जो अपने दक्षिण पूर्व का जो पठारी प्रदेश हमने देखा, उस प्रदेश को इन्होंने क्या नाम दिया? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश दिया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ज्वालामुखी निर्मित काली मिट्टी या रेगुर मृदा का क्षेत्र है, इसलिए इसको नाम क्या दिया? दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इस क्षेत्र में कपास की खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, सोयाबीन की खेती होती है। इस प्रदेश में अफीम की भी खेती होती है, इस प्रदेश में तंबाकू की भी खेती होती है। तो इस प्रकार से जो खेती की जाती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश नाम दिया। इस प्रदेश में देखो कौन कौन से जिले आते हैं, तो उदयपुर का कुछ हिस्सा आता है, बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर आता है, उसके बाद प्रतापगढ़ आता है, भीलवाड़ा आता है, बाढ़, इसके बाद इसमें झालावाड़ आता है, कोटा और बारा बूंदी का कुछ क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र आता है, इसका क्या नाम दिया इन्होंने? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश नाम दिया। तो इस प्रकार से वीसी मिश्रा महोदय द्वारा किए गए वर्गीकरण को हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे रामलोचन सिंह द्वारा दिए गए राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को। रामलोचन महोदय ने किस प्रकार से राजस्थान का वर्गीकरण किया, वो हम देखने वाले हैं। तो ये तो था विनोद चंद्र मिश्र द्वारा दिया गया वर्गीकरण, जिसमें वीसी मिश्रा महोदय ने राजस्थान को कुल 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा, जिनको हमने देखा, जिसके नाम है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। हमने इस सबको मैप में अच्छी तरह देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यदि आपने अच्छी तरह नोट्स बनाए हैं तो वो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा।
अब हम बात करते हैं आगे रामलोचन सिंह द्वारा दिए गए राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में। तो देखते हैं किस प्रकार से रामलोचन सिंह ने इस राजस्थान के लिए भौतिक वर्गीकरण किया। चलो देखते हैं फिर उसको। दूसरा वर्गीकरण देखते हैं रामलोचन सिंह द्वारा, रामलोचन सिंह, या इसको लिख सकते हैं RL सिंह। तो RL सिंह द्वारा दिया गया राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण हम देखने वाले हैं। RL सिंह ने राजस्थान को किस प्रकार से एक भौगोलिक वर्गीकृत किया है, हम उनको देखेंगे। रामलोचन सिंह ने राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को इसकी भौगोलिक समानताओं के आधार पर इसको दो प्रदेशों में बांटा। कितने प्रदेशों में बांटा? दो प्रदेशों में बांटा। पहला तो है मैदान और दूसरा है पर्वत। पहला कौन सा है? मैदान, दूसरा पर्वत या पठार। इस प्रकार से रामलोचन सिंह ने राजस्थान के इस भौगोलिक स्वरूप को दो भागों में बांटा, दो प्रदेशों में बांटा। ये दोनों क्या है? प्रदेश है। दो प्रदेशों में बांटा। कौन कौन से बांटा? मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश। इस प्रकार से इन्होंने दो प्रदेशों में बांटा। अब इन दोनों प्रदेशों के इन्होंने कुछ भाग भी किए। तो रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो प्रदेशों में बांटा और चार भागों में बांटा। दो भाग मैदानी प्रदेश में है और दो भाग ही पठारी प्रदेश में इन्होंने दिए। तो इस प्रकार से राजस्थान को रामलोचन सिंह ने दो प्रदेश में बांटा और चार भागों में बांटा। ये चार भाग कौन कौन से? तो देखते हैं। ये जो मैदानी भाग है, इसको मैदानी प्रदेश को दो भागों में बांटा। एक तो मरुस्थल और एक बागड़, बागड़ नहीं बांगड़। रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो प्रदेशों में बांटा, मैदान और पठार। इन दोनों को आगे दो दो भागों में बांटा। तो कुल मिलाकर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को चार भागों में बांटा, जिसमें मैदानी प्रदेश को दो भागों में बांटा, वो है मरुस्थल और बांगड़। उसके बाद हम देखते हैं पठार को इन्होंने किन भागों में बांटा। तो एक नाम लिया इन्होंने पर्वत और एक नाम दिया चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, ऐसा बेसिन वो क्षेत्र जहां से किसी नदी द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है। यानी बेसिन वो होता है किसी भी नदी द्वारा प्रवाहित क्षेत्र, उस वो बेसिन कहलाता है। जो चंबल नदी द्वारा प्रवाहित क्षेत्र कौन क्या कहलाएगा? चंबल बेसिन कहलाएगा। इस प्रकार से रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो प्रदेशों में बांटा, चार भागों में बांटा। उसके बाद रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कुल 12 उपभागों में बांटा। कितने उपभागों में बांटा? तो 12 उपभागों में बांटा। किस प्रकार से बांटा वो हम अब देखने वाले हैं। तो रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कुल 12 उपभागों में बांटा, जिसमें मरुस्थल को 3 उपभागों में बांटा। मरुस्थल के कितने उपभाग दिए? 3 उपभाग, 3 उपभाग दिए। कौन कौन से हैं? तो वो देखते हैं। इसमें पहला है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। मरुस्थल को क्या नाम दिया उन्होंने? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। इस प्रकार से मरुस्थल भाग को 3 उपभागों में बांट दिया, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अब बात आती है बांगड़ प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया। तो बांगड़ प्रदेश को कुल 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया, 4 उपभागों में बांटा गया। तो बांगड़ प्रदेश को 4 उपभागों में बांटा, जिसमें नाम आता है पहला शेखावाटी, शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी प्रदेश या शेखावाटी बेसिन भी बोल सकते हैं, शेखावाटी प्रदेश इसको बोलते हैं। दूसरा आता है घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश। उसके बाद आता है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि।
उसके बाद आता है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन। तो इस प्रकार से रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो प्रदेशों में बांटा, मैदान और पठार। और राजस्थान को 4 भागों में बांटा, जिसमें मैदान में 2 भाग मैदान में रखे और 2 भाग इसमें रखे, पठार में रखे। तो मैदान में कौन कौन से भाग रखे, तो मरुस्थल और बांगड़ रखा। मरुस्थल में मरुस्थल को आगे 3 उप भागों में बांटा गया। मरुस्थल के 3 उप भाग कौन कौन से हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। बांगड़ प्रदेश को 4 उप भागों में बांटा गया। बांगड़ जो भाग था उसको कितने उप भागों में बांटा गया, 4 भागों में। शेखावाटी प्रदेश, घग्गर प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। इस प्रकार से बांगड़ प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। अब बात आती है पठार। पठार में पर्वत को 3 भागों में बांट दिया। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली। इस प्रकार से पर्वत को कितने उपभागों में बांट दिया, 3 उपभागों में बांट दिया। अब बात आती है चंबल बेसिन को कितने उपभागों में बांटा। तो चंबल बेसिन को इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक तो मध्य चंबल बेसिन और एक दक्षिणी चंबल बेसिन। दक्षिणी चंबल बेसिन, क्योंकि उत्तरी चंबल बेसिन राजस्थान में नहीं पाया जाता। उत्तरी जो चंबल बेसिन है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसलिए पठार में जो चंबल बेसिन है उसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन से, मध्य चंबल बेसिन, दक्षिण चंबल बेसिन। इस प्रकार रामलोचन सिंह के वर्गीकरण को हमने देखा, जिन्होंने राजस्थान को 2 प्रदेशों में, 4 भागों में और 12 उपभागों में बांटा। प्रदेश कौन कौन से है, तो मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश। भाग कौन कौन से हैं, मरुस्थल, बागड़, पर्वत और चंबल बेसिन। उपभाग कौन कौन से हैं, तो मरुस्थल के 3 उपभाग, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। बांगड़ के 4 उपभाग, शेखावाटी, घग्गर प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। पर्वत के 3 उपभाग, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। चंबल बेसिन के 2 भाग, कौन कौन से, तो मध्य चंबल बेसिन और दक्षिणी चंबल बेसिन। इस प्रकार से रामलोचन सिंह द्वारा दिए गए वर्गीकरण को हमने देखा। रामलोचन सिंह द्वारा दिए गए वर्गीकरण को हमने देखा, जिसमें रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 प्रदेशों में, 4 भागों में और 12 उपभागों में बांटा। तो आज हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि किस प्रकार से वीसी मिश्रा महोदय ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया। उसके बाद हमने देखा रामलोचन सिंह महोदय ने किस प्रकार से राजस्थान का वर्गीकरण किया। तो कैसी लगी आज की ये क्लास, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस चर्चा को शुरू करते हुए हम अगली क्लास में देखेंगे कि इसके बाद जो वर्गीकरण है किस प्रकार से दिया गया। यदि आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासों के मैसेज आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। धन्यवाद।